सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर बात करूंगा और यह ज्वलंत मुद्दा है कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी है आग की घटना पहली बार नहीं हो रही है, लगभग हर साल होती है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे आखिर कैलिफोर्निया के जंगलों में हर साल आग लगने की घटना क्यों होती है, इसके पीछे प्राकृतिक और मानवीय कारण कौन कौन से हैं जिसके वजह से लगभग हर साल यहाँ पर भीषण तबाही होती है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप देखिए, यहाँ की ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आप देखिए स्क्रीन पर आपको एक रेखा मिलेगी और यह रेखा लिखी हुई है इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा, जो कि गुजर रही है साउथ अमेरिका से होकर। उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक देश मिलेगा और यह देश है मैक्सिको, और मैक्सिको से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की रेखा गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा। उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, और संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिम वाला एरिया देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक राज्य लिखा हुआ है और इस राज्य का नाम है कैलिफोर्निया, जिसके पश्चिम से होकर प्रशांत महासागर गुजर रहा है। इसकी जो लोकेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है, और कर्क रेखा के उत्तर में अगर देखें तो गर्मी क्या होती है, ज़्यादा पड़ती है। वहीं पर अगर कोई एरिया कर्क रेखा से उत्तर में है और खासकर वो पश्चिमी भाग में है, जैसे भारत को लेकर हम समझें तो भारत के भी पश्चिम में और कर्क रेखा के उत्तर में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास हुआ है। ठीक इसी प्रकार का कैलिफोर्निया के कुछ क्षेत्रों में भी आपको मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा, और इस तरह से कैलिफोर्निया का जो क्लाइमेट है वो सामान्यतः गर्म क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पे सिर्फ गर्मी जो यहाँ की लोकेशन यही सिर्फ जो है कि कारण है, कि यह कुछ और भी कारण। आइए इसके टेक्स्ट से मैं आपको परिचित करवाता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका का महत्वपूर्ण देश है, जो 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्वस्थानीय क्षेत्र और विभिन्न जो है अधीनस्थ क्षेत्रों से मिलकर बना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आखिर यह जो एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम कौन सा है। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है वह आपको मिलेगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, अर्थात यह पूर्णतः क्या है, उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर का क्या है, जो है कि महाद्वीप है। इसके उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह है 7200 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिमी जो चौड़ाई है वह है 6400 किलोमीटर। अक्षांश के अनुसार हमें पता है कि जलवायु में परिवर्तन आता है, जैसे हमने देखा है। इंडिया को लेकर हम समझेंगे बार बार, क्योंकि इंडिया हमारा देखा हुआ है इसलिए आप उसको ज़्यादा विजुलाइज कर पाएंगे। तो जैसे देखिए कन्याकुमारी से लेकर अगर हम लद्दाख की ओर बढ़ेंगे तो क्या होता है, जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाते हैं अर्थात हम विषुवत रेखा से दूर होते जाते हैं, हम क्या होते हैं, ठंडे एरिया में बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से अक्षांश के अनुसार क्या होता है, हम क्लाइमेट जोन बनते हैं, जलवायु की पेटियां बनती हैं। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, अर्थात जैसे जैसे हम जो है कि उत्तर की ओर बढ़ेंगे यहाँ का जो जलवायु है परिवर्तित होती दिखाई देगी।
चूंकि जो इसका दक्षिणी भाग है वो इक्वेटर के पास है, विषुवत रेखा के पास है, तो वहाँ पर उष्ण कटिबंध मिलेगा अर्थात गर्म क्षेत्र मिलेगा। अगर मध्य वाला जो भाग देखेंगे तो वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा, और उत्तरी जो भाग हम देखेंगे जो आपका अलास्का वाला क्षेत्र है, कनाडा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर शीती क्लाइमेट या फिर ध्रुवीय अर्थात पोलर क्लाइमेट वहाँ पर मिलेगा। इस महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर का विस्तार है। अब जब ये महासागर का विस्तार है तो इन महासागरीय क्षेत्रों में कुछ जलधाराएं भी चलती हैं, और जो जलधाराएं चलती हैं क्या करती हैं, जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे पश्चिम में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, तो पूर्व में क्या होती है, गल्फ स्ट्रीम की जो है कि जलधारा प्रवाहित होती है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक मैप है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो आपको यह देखिए नॉर्थ में गल्फ स्ट्रीम, टेक्स्ट थोड़ा कम साफ है लेकिन अगर आपने पहले देखा होगा तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देख पा रहे हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग में रेड कलर की ऊपर की ओर नॉर्थ की ओर एक जलधारा जा रही है जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। वहीं पर अगर देख पा रहे होंगे तो जहां पर कैलिफोर्निया है वहां पर उत्तर से दक्षिण की ओर नीले कलर में एक रेखा दिखाई दे रहा है, और ये रेखा दरअसल ठंडी जलधारा को डिनोट कर रहा है जिसका नाम है कैलिफोर्निया जलधारा। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए जो पेरू की जलधारा है ना, तो पेरू की जलधारा से अगर देखेंगे तो जो यहाँ पेरू की जलधारा के जो है कि पूर्व में जो स्थलीय भाग है यहाँ पे एक मरुस्थल का विस्तार जो है कि विस्तार आपको मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि दरअसल यहाँ पे मरुस्थल कौन सा है। ठीक इसी तरह से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे अफ्रीका के जो है कि पश्चिम में एक जलधारा, ठंडी जलधारा को नीले कलर में दिखाया गया, इसको देखेंगे तो कैनारी की जलधारा, और कैनारी की जलधारा से ही क्या होता है, यहाँ पर जो आपका सहारा मरुस्थल का विकास हो पाता है, ये प्रमुख योगदान इसका होता है। ठीक इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जहां जहां पर ठंडी जलधाराएं होती हैं उनकी वजह से क्या होता है, मरुस्थलों का विकास होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को लेकर आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में देखिए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एक ठंडी जलधारा आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये जो ठंडी जलधारा इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर किसी कोस्टल एरिया में ठंडी जलधारा अगर प्रवाहित होती है तो इसका मतलब क्या है कि वह ठंडी जलधारा जहां पर प्रवाहित होती है वहां का जो समुद्र है उसका तापमान क्या होगा, कम होगा, ठंडा हो। जब समुद्र का तापमान ठंडा होगा तो बाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। बाष्पीकरण कम होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता, नमी क्या होगी, कम होगी। वायुमंडल में नमी कम होगी तो वर्षा क्या होगी, कम होगी। अब आसान शब्दों में इसको मैं समझाता हूं। आप एक चीज को कल्पना करिए कि आप जो है कि आपके घर में जब क्या होता है, ठंडी का मौसम होता है किसी भी क्षेत्र में, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो आप कपड़े भिगोकर या सुखाने के लिए डालते हैं वो देरी में सूखते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी में बाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है, और जब बाष्पीकरण कम होता है तो आपको उमस भी कम होती है। और गर्मी में क्या होता है, गर्मी में ये होता है कि जब बाष्पीकरण ज्यादा होता है उमस क्या होती है, ज्यादा होती है, वायुमंडल में नमी ज्यादा होती है, वर्षा ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधाराओं का प्रभाव होगा तो वहां से जो हवाएं गुजरेंगे वह क्या हो जाएंगे, ठंडी हो जाएंगी। जब हवाएं ठंडी हो जाती हैं तो बाष्पीकरण क्या करती हैं, कम करती हैं। बाष्पीकरण जब हवाएं कम करेंगे तो उनमें नमी क्या होगी, कम होगी। नमी कम होगी तो हवाएं क्या करेंगे, वर्षा भी कम करेंगी। ठीक उल्टा अगर लें तो गर्म अगर पानी है तो उससे बाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा, और वहां से जो हवाएं गुजरेंगे वो भी गर्म हो जाएंगे, बाष्पीकरण वो भी ज्यादा करेंगे। और ये नमी वाली हवाएं क्या होंगी, जब इनमें बाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, इनमें नमी होगी, उमस पैदा करेंगे, उमस के बाद क्या होगा, वर्षा हो जाएगी। ये कंडीशन होती है। तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भाग में अर्थात जहां पे कैलिफोर्निया की लोकेशन है वहां पे शुष्कता रहती है और वर्षा क्या होता है, कम होता है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है जो मैंने आपको दिखाया। अब देखिए यहाँ पर आप फिर से इसको देख सकते हैं कि ये आपका कैलिफोर्निया का मैप है। आप ये जो कैलिफोर्निया का मैप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको एक देखिए कैलिफोर्निया राज्य को मैंने अलग किया है। फिर से मैं आपको एक मैप से परिचित करवा देता हूं, इससे चीजों को आपको समझना आसान हो। देखिए अब ये जो कैलिफोर्निया मैप है ना, इस कैलिफोर्निया राज्य को मैं अलग करके दिखा रहा हूं, और अलग करके जब दिखा रहा हूं तो आपको ये थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा कि दरअसल है कैसा। अब देखिए जो कैलिफोर्निया राज्य है इसको देखिए, कैलिफोर्निया राज्य का ये जो टुकड़े के रूप में आपको भाग दिखाई दे रहा है यही है कैलिफोर्निया राज्य। कैलिफोर्निया राज्य में भी अगर देखेंगे तो आपको कुछ ग्रीन कलर के शेड नजर आ रहे हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के शेड हैं ये बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में क्या हुआ है, वनस्पति
ज़्यादा है, हरियाली ज़्यादा है, जंगलों का विकास ज़्यादा हुआ। वहीं थोड़ा दक्षिण की ओर देखिए और साथ ही साथ थोड़ा पश्चिम की ओर देखिए, अर्थात जो ग्रीनरी के पश्चिम में देखेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे व्हाइट कलर का शेड दिखाई देगा और यह वह क्षेत्र है जहाँ पे गर्म मरुस्थलीय जलवायु का विकास हुआ है। ठीक इसी तरह से दक्षिण में देखेंगे तो आपको मरुस्थलीय जलवायु मिलेगी, अर्थात गर्म क्षेत्र मिलेगा। अब देखिए ये आपने इसको ये समझ लिया कि यह क्या है, कि वह क्षेत्र है जहां पर गर्म जलवायु भी है और यहाँ पर जहाँ पर वर्षा हो पाती है उसके वजह से क्या है, जो है कि जंगलों का विकास ज़्यादा हुआ है। यह क्षेत्रफल में अलास्का और टेक्सास के पश्चात जो है कि अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और इसकी जो राजधानी है वह है सैक्रामेंटो। इस राज्य के उत्तरी और भाग और पश्चिमी भाग में विस्तृत जंगलों का विस्तार है। ये देख लीजिए, आपको जंगलों का विस्तार जो ग्रीन कलर के शेड में दिखाई दे रहा है। अब यह जो जंगलों का विस्तार है, इसके वजह से इन जंगलों में कई जो है कि नेशनल फॉरेस्ट पार्क का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब नेशनल फॉरेस्ट का जो विस्तार है, इनके नाम आपके स्क्रीन पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इनको देख पा रहे होंगे। ये जितने नाम हैं मैं पढ़ूंगा नहीं, बस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये मैप देखते हैं, इस मैप के माध्यम से इसको समझेंगे। अगर हम दक्षिण की ओर से देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, सबसे दक्षिण की ओर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा जोशुआ ट्री नेशनल पार्क। वहीं पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा मोजाबे नेशनल पार्क रिजर्वायर वाला क्षेत्र। उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो आपको सेकुया जो है कि नेशनल पार्क मिलेगा, डेथ वैली नेशनल पार्क मिलेगा, आपको यहीं पर देखिए किंग्स कैनियन नेशनल पार्क मिलेगा, फिर यह योसोमाइट नेशनल पार्क, फिर यह है आगे वाला जो ऊपर की ओर देखेंगे तो इल दोरादो नेशनल पार्क है, फिर यह टोहियो नेशनल पार्क है, नेशनल फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है, फिर यह मोडोक नेशनल फॉरेस्ट या नेशनल पार्क वाला क्षेत्र है, फिर यहीं पर देखेंगे तो पुलुमास नेशनल फॉरेस्ट है। कुल मिलाकर यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, कई जो है कि ऊपर की ओर देखेंगे तो रेडवुड नेशनल पार्क मिलेगा, फिर यहाँ पे कलामात नेशनल फॉरेस्ट मिलेगा, बहुत से फॉरेस्ट वाले एरिया हैं। अब इसको हम फिर से ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक तरफ जंगल है, दूसरे तरफ क्या है, गर्म क्षेत्र है, मरुस्थल जैसी कंडीशन है। तो जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन है तो क्या होता होगा कि जब यह मरुस्थलीय या पास वाले जो बिना वन वाले क्षेत्र वहाँ गर्मी बढ़ती होगी तो उसका प्रभाव यहाँ के वनों, यहाँ के जंगलों पर भी पड़ता होगा, अर्थात वह शुष्क होते होंगे। कैलिफोर्निया के जो जंगल हैं प्रकृति के बहुत बड़े उपहार हैं, लेकिन वर्तमान समय में ये क्या कर रहे हैं, हर साल लगने वाली समस्या से जूझ रहे हैं। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने की घटनाएं हर साल होती हैं, जिसके पीछे प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण हैं। अब प्राकृतिक कारणों को थोड़ा सा इस रूप में भी समझिए। अब देखिए मैं फिर से आपको एक मैप दिखा रहा हूं, इसमें देखिए आप रॉकी माउंटेन देख पा रहे होंगे। तो रॉकी माउंटेन जो आपको उत्तर से दक्षिण में मिलेगा, इसके अगर थोड़ा सा आप जो है कि पश्चिम की ओर आएंगे तो यहीं पर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया का क्षेत्र, और यही जो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है यहीं पर क्या होती है, घटना होती है। अर्थात इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो रॉकीज पर्वत वाला क्षेत्र है, यह रॉकीज पर्वत वाला क्षेत्र क्या कर रहा होगा, यहाँ पर एक जल विभाजक का काम कर रहा होगा, जिसके पूर्व और पश्चिम की क्लाइमेट क्या होगी अलग। जैसे अरावली को देखिए, अरावली के पूरब की ओर क्या होता है, वर्षा होती है, पश्चिम की ओर वर्षा नहीं होती। ठीक यही कंडीशन यहाँ पर मिलेगा। अर्थात यहाँ पर ये जो रॉकीज पर्वत का विस्तार है, यह विस्तार क्या करता है, कैलिफोर्निया के जो जंगली क्षेत्र हैं वहाँ पे कम वर्षा का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। अब यहाँ की जो आग लगने की घटनाएं हैं उनके कारणों पर मैं बाद में आऊँगा, पहले यहाँ पर आग लगने की घटनाओं के पीछे का मौसम समझिए। और ये मौसम, दो मौसमों में यहाँ पर आग लगने की घटनाएं घटित होती हैं। पहला जो मौसम है जून से सितंबर के बीच में होता है, जो अभी चल रहा है। इस समय क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वर्षा कम होती है। जैसे हम अपने यहाँ पर भी देखते हैं, वर्षा है, जैसे बरसात का मौसम है, हमेशा वर्षा थोड़ी होती है कि कुछ दिन वर्षा हुई फिर मानसून का क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ठीक इसी में समय यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वर्षा रुक जाती है तो इसकी वजह से क्या होती है कि आग लगने की जो संभावनाएं हैं बढ़ जाती हैं, और इस समय आग यहाँ पर लगती भी है। अब प्रश्न आएगा कि आखिर वर्षा नहीं होगी तो आग कैसे लगेगी। इसके पीछे का कारण यह है कि वहाँ की वनस्पतियाँ सूख जाएंगे, पत्ते गिरेंगे, और पत्ते जब सूखे हैं, पेड़ जब सूखे हैं, तो उसमें कोई भी माचिस की तीली अगर आप लगा देंगे या किसी भी तरह से कोई भी चिंगारी एक लग जाएगी तो आग लगने की घटनाएं क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती। सभी कारणों
हूँ मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी यहाँ पे चीज़ों को समझने का प्रयास करें। यह जो इस माह में जो आग लगने की घटनाएं होती हैं ये अंतर्देशीय और अधिक ऊंचाई वाले जंगलों में होती हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो कि कहाँ पे रॉकेज पर्वत के पास वाले, अर्थात रॉकेज पर्वत से जो पश्चिम से लगे वाले एरिया हैं, जो शुष्क क्षेत्र हैं, वहां पर इस समय गर्म आग लगने की घटनाएं क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो पहला मौसम कौन सा हुआ, जून से लेकर सितंबर तक। दूसरा जो मौसम होता है वह अक्टूबर के मध्य से प्रारंभ होता है और लगभग जो है कि मार्च अप्रैल तक होता है। और यह जो इस जो समय होता है यह क्या होता है, यह क्षेत्र गर्म होता है, शुष्क होता है, और यहाँ पर धूल भरी और बहुत ही गर्म और शुष्क एक हवा चलती है जिसका नाम है सांता आना। तो सांता आना ये जो पवन है यह क्या करती है, यहाँ पर गर्म हवा पहुँचाती है। जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जो लू चलती है, लू जो चलती है क्या होती है, गर्म हवा होती है। कई बार उस लू में क्या होता है, आंधी भी आ जाती है, धूल भरी भी होती है। ठीक इसी तरह से शुष्क गर्म यहाँ पर एक हवा चलती है जिसका नाम है सांताना। अब एक चीज समझिए कि कहीं पर मरुस्थल जैसा क्षेत्र है, वहां पे गर्म हवाएं चलें, काफी तीव्र गति से चलें, काफी शुष्क हो, तो क्या करेंगे, पौधों की नमी, मिट्टी की नमी को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और उस समय अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है, उसने सिगरेट पिया और फेंक कर जो है कि आधा सिगरेट, थोड़ा भी जलता हुआ सिगरेट फेंक दिया, तो यह आग और ये हवा क्या करेगी, तुरंत फैल जाएगी और इसकी वजह से क्या होगी, भीषण तबाही होगी। फिर से मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ सिगरेट कारण नहीं है, बहुत से कारण है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सांता आना पवन है ये इसका इंपैक्ट कैसा पड़ता होगा। ये इस समय जो आग लगने वाली एक जो घटना होती है जो अक्टूबर के मध्य समय में होती है यहाँ पर, और जो है कि अप्रैल तक, मार्च अप्रैल तक होती है, इनके कारण क्या होता है, जो पहले की घटना थी अर्थात जो ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भीषण होती है। अगर कंपेयर करें इसकी विविधता के रोक लेकर तो ये 3 गुना ज़्यादा इस समय जो घटनाएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अर्थात जब सांता आना विंड्स का प्रभाव होता है और उस समय अगर आग लगती है तो हवाओं जो आग की जो विभीषिका होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है और ये 3 गुना होती है। क्यों होती है कि दरअसल क्या होता है, ये तीव्र गति से हवाएं चलती हैं, तीव्र गति हवाएं शुष्क हैं और इनमें नमी बिल्कुल नहीं है, तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है, तो आग को भी क्या करती हैं, तेजी से फैलाती हैं। पिछले 2 दशक में अगर जितना भी यहाँ पर क्षति हुई है उसमें देखेंगे तो जो भी घटनाएं होती हैं इसी मौसम में होने वाली घटनाएं हैं और 80% जो आग लगने की घटनाएं हैं इसी मौसम में होती हैं। अब ये जो सांता आना है, ये इन पोनों का जो नाम पड़ा है ये कैलिफोर्निया में एक घाटी है, सांता आना घाटी, उसके नाम पर रखा गया है। यह जो दक्षिणी कैलिफोर्निया के तटवर्ती मैदानों से यह हवाएं चलती हैं और चलकर ये कहाँ जाती हैं, पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हैं। अर्थात मैंने जो आपको दक्षिण वाला जो क्षेत्र दिखाया था ना, जहाँ पर वनों का विस्तार नहीं था, जो व्हाइट कलर के शेड था, वहीं से ये हवाएं चलती हैं उत्तर और पूर्व की ओर और ये क्या करती हैं, जंगलों में प्रवेश करती हैं और वहाँ को पूरा, उसके पूरे वातावरण को शुष्क कर देती हैं और उस शुष्कता की वजह से क्या होती है, आग लगने की घटनाएं होती हैं। ये सामान्यतः ये पौने जो होती हैं मौसमी होती हैं और अक्टूबर की ओर से लेकर मार्च के मध्य में प्रवाहित होती हैं और इसी समय क्या होती है, आग लगने की घटनाएं होती हैं। इन पौनों की शुष्कता ज़्यादा होती है जिसके कारण वनस्पतियां सूख जाती हैं और आग लगने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ की जलवायु ऐसी है कि गर्मियों में शुष्कता बढ़ जाती है जिससे आग लगने की संवेदनशीलता क्या होती है, बढ़ जाती है। अब देखिए, एक तो वहाँ की ज्योग्राफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे हमने देखा कि दक्षिण में उसके मरुस्थल है, उसके बाद जो है कि पश्चिम में जो ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। अब आप मुझसे एक प्रश्न कर सकते हैं कि जब पश्चिम में ठंडी जलधारा है तो यहाँ का मौसम भी तो ठंडा होना चाहिए। नहीं, देखिए इस समय क्या होगा कि ठंडी जलधारा का प्रभाव कोस्टल एरिया में होगा और कोस्टल एरिया में वो अंदर की ओर जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर तो डेजर्ट वाला विशेषताएं, तो वहां पर क्या होगी, ठंडा नहीं होगा। लेकिन उस ठंडी जलधारा से इतना जरूर होगा कि उस महासागर से जब स्थल की ओर क्या होंगी, अंदर की ओर हवाएं चलेंगी, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं जब बढ़ेंगी तो यहां पर वर्षा नहीं करेंगी क्योंकि उनमें क्या होगी, आर्द्रता कम होगी। इसके अलावा यहां पर जो अब आग लगने की घटनाएं, यहाँ की ज्योग्राफी तो है ही है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये भी है। वर्तमान समय में यहाँ का जो टेम्परेचर है उसका अनुमान लगाया गया है कि 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बढ़ चुका है। और जब टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है तो इसका इंपैक्ट वहाँ की नमी पर पड़ा है, वहाँ की मिट्टी की नमी पर पड़ा है, वहाँ की वनस्पतियों को पानी कम मिल रहा है, वर्षा कम हो रही है, शुष्कता बढ़ रहा है और गर्मी ज़्यादा है। जैसे आप खुद देखिए कि गर्मी का समय है
मार्च अप्रैल मई का देख लीजिए, मई का महीना ले लीजिए और बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही, आपके यहाँ कहीं कूड़ा पड़ा है और उसमें कोई व्यक्ति छोटी सी चिंगारी लगा देगा तो क्या हो जाएगा, आग बढ़ जाएगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन हो रही। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक और कारण हो रहा है कि यहाँ पे जो उत्तर वाला भाग, यहाँ से बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघलने की वजह से कैलिफोर्निया की जो जलधारा है जो कि पहले से ठंडी है, उसमें क्या हो रहा है, बर्फ के कण मिल रहे हैं तो और ठंडी हो जा रही है, और ठंडी हो जा रही है तो उसके ऊपर से जो हवाएं फ्लो करके आती हैं उनमें अब क्या हो रहा है, वो और ठंडी हो जा रही हैं और जब हवाएं और ठंडी हो जा रही हैं तो उनमें नमी जो मिलनी चाहिए तो वो भी नहीं मिल पा रही। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बर्फ पिघल रहा है, इस बर्फ की वजह से यहाँ पे वर्षा की मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है, क्योंकि कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा क्या कर रही है, अपने ऊपर से गुजरने वाली हवाओं को ठंडा कर दे रही है और ठंडी हवाएं बाष्पीकरण कम करेंगे। इसके वजह से क्या हो रहा है, ये घटना हो रही है। कैलिफोर्निया में इस समय जो है कि सूखे की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है, सूखे की फ्रीक्वेंसी और उसका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है और इसके वजह से वहां पर क्या है, आग लगने की घटनाएं बढ़ गई। साथ ही साथ बिजली गिरने की जो घटनाएं हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी अब बढ़ गई है और बिजली जब गिरती है तो क्या करती है, वो आग लगाती है, खासकर तब जरूर जब क्या है, पूरा एरिया सूखा हो। उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के अंतर से आपको पता है हवाएं चलती हैं, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो विशेषताएं हमको देखने को मिल रही हैं। वह विशेषता ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भी लू जब चलती है तो क्या चलती है, वहाँ जो लू चलती है उसके चलने का ओरिजिन स्थान कौन सा होता है, यही स्थान जो डेजर्ट के पास वाला होता है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर जो लू चलती है ना, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि अब जो टेम्परेचर है गर्मी का, मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, अर्थात अब और ज्यादा गर्मी पड़ने लगी है। तो जो लू चलती थी हमारे यहाँ, ठीक इसी तरह जब यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो भी क्या हो गई हैं, ज्यादा गर्म हो गई हैं। और जब ज्यादा गर्म हवाएं क्या होती हैं, पत्तियों से टकराती हैं, तो ये पत्तियों से टकरा कर क्या करती हैं, वहां पर जो है कि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करती हैं कि उस बीच अगर कोई भी छोटी सी चिंगारी मिल जाएगी तो यह आग में परिवर्तित हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में कमी आई है, मिट्टी में नमी कम हो रही है और इसके वजह से क्या हो रहा है, आग लगने की घटनाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पर घास के क्षेत्रों का अनुपात भी बढ़ा है। अब वर्षा कम हो रही है तो कम वर्षा में वनस्पतियों का तो देखिए विकास नहीं हो पाएगा, लेकिन घासों का विकास हो रहा है। अब घासें क्या है, जो है कि जलने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ज्यादा संवेदनशील है, तो वनों का रेशियो घट रहा है, घास का क्षेत्र का रेशियो बढ़ रहा है, इसके वजह से भी यहाँ पे आग लगने की घटनाएं बढ़ी हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि जब पत्तियां सूखती हैं तो उनमें से एक विशिष्ट प्रकार का अम्ल निकलता है। ये आपको बताना है कि कौन सा अम्ल निकलता है, और ये जो अम्ल होता है ना, एक तरह से ये समझ लीजिए पेट्रोल का काम करता है। और जब पत्तियां सूखती हैं, वो गलती हैं, तो उनसे क्या होता है, उनमें वो पदार्थ निकलता है, अम्ल निकलता है। और इस बीच अगर कोई गाड़ी है, और गाड़ी अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हाईवे है, वहां से निकला और उसके टायर से भी आपने देखा होगा आग निकलता है। गाड़ी अगर तेजी से जो है कि चले, कोई ब्रेक मार दे, या आपने देखा कोई पत्थर ही टकरा जाए किसी भी तरह से, या कोई व्यक्ति जा रहा है, उसने सिगरेट पी रहा था वो और उसने फेंक दिया, तो इस तरह से ये जो अम्ल निकलता है ये भी क्या है, यहाँ पे आग लगने का कारण है। ये कहीं के भी जंगलों में होता है, जब पत्तियां सूखती हैं तो अम्ल निकलता है। और से अम्ल का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना। आग लगने के कारणों में प्राकृतिक कारणों से ज्यादा अब यहाँ के जो मानवीय कारण वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे रिहायशी इलाके बहुत तेजी से बढ़े। अगर आपको मैं बताऊं तो जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड के जितने फेमस स्टार हैं उनके सबके आपके फार्म हाउस देखने को मिल जाएंगे। लॉस एंजल्स की लोकेशन आपको पता है कहां पे, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से यहां पर रिहायशी इलाकों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने अपने फार्म हाउस बनाए और उनमें कई तरह की पार्टियां, कई प्रकार की एक्टिविटी होती हैं। यहां पर टूरिज्म का विकास हुआ है और इस तरह से यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर आग लगने के लिए जो मानवीय कारक हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। साथ ही साथ जो यहाँ पर आवासीय क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, उन आवासीय क्षेत्रों को जंगल के करीब बनाया जा रहा है। और आवासीय क्षेत्रों में जो भी घर की कुकिंग से लेकर जो भी एक्टिविटी होती हैं, चाहे गाड़ी को लेकर या किसी भी चीज़ को, पार्किंग को लेकर, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। कई बार जो है कि पशुओं से बचाने के लिए घर के बाहर क्या हुआ जाता है कि आग जलाया जाता है। ऐसी एक्टिविटी होती हैं, इनकी वजह से भी क्या होती है, आग लगती है। यहाँ पर बिजली के तारों का एक सघन जाल आपको देखने को मिलेगा और इसकी वजह से भी क्या होता है, वहाँ पर
आग लगने की घटनाएं होती हैं। कई बार ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कई बार बिजली के तार टूट जाते हैं, इस वजह से भी यहाँ पर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। पर्यटन का विकास इस क्षेत्र के लिए किया गया था। इसके लिए यहाँ पर रेस्टोरेंट, सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, एडवेंचर के कई तरीके यहाँ पे खोजे गए हैं। और इन सभी जो भी कारण होते हैं, इन सभी कारणों से क्या होता है कि आग मानव के द्वारा लगाई जाती है अपने कार्यों के लिए। लेकिन जब अपने कार्यों से लगाई हुई आग जंगलों तक पहुंच जाती है, क्योंकि व्यक्तियों ने जंगलों में ही अपना घर बनाया हुआ है, तो ये क्या होती है, आग सभी को अपने में समेट लेती है। इस क्षेत्र में गाड़ियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। और जब गाड़ियों में की संख्या तेजी से बढ़ी है, अब सोचिए, मान लीजिए कि एक कोई एरिया था, वहां पे आग लगे, वहीं पे एक गाड़ी खड़ी थी जो पेट्रोल से की टैंक से भरी हुई थी। अब जब क्या होगा, गाड़ी किसी तरह से वह आग जो है कि गाड़ी के संपर्क में आई, तो उसमें रखा हुआ पेट्रोल क्या करेगा, फिर से ईंधन के रूप में काम करेगा, और वह पेट्रोल क्या करेगा, तेजी से फैलेगा, जलेगा। तो कुल मिलाकर अगर मान लीजिए केवल यहाँ पे वनस्पतियां होती, मानवीय चीजें ना होती, तो आग के रुकने की पॉसिबिलिटी कम, थोड़ा सा ज्यादा थी। लेकिन अब क्या है कि मानव के द्वारा किए जा रहे जो वहां पर हस्तक्षेप हैं, उनके जो वहां पे पदार्थ रखे गए हैं, उनके द्वारा जो उन सामानों को वहां पर रखा गया है, चाहे प्लास्टिक के मटेरियल हो, चाहे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हों, सभी की वजह से क्या होता है, आग की फ्रीक्वेंसी तेजी से बढ़ रही। यहाँ पर जो है कि एक चीज सबसे बड़ा एक और जो कारण है वह ये है कि यहाँ पर जो पानी के स्रोत हैं वो आपको बहुत दूर दूर तक दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने बताया, गर्म क्षेत्र है, लघु मरुस्थल जैसा इसका विशेषताएं हैं, तो पानी की जो आपको टैंक मिलेंगे, जो गड्ढे मिलेंगे, दूर तक दूर दूर दिखाई देंगे। इसलिए क्या होता है, जब यहाँ पर आग लग जाती है ना, तो पानी को जो बुझाने के लिए चाहिए वो दूर से लेके आना पड़ता है, और तब तक क्या होता है, आग फैल चुकी होती है, क्योंकि इस समय हवाएं भी चल रही होती हैं, गर्म और तीव्र हवाएं चल रही होती हैं, इसलिए आग तेजी से फैलता है। बीच में उनको गाड़ियां मिलती हैं जिनमें पेट्रोल रखा होता है, घर मिलते हैं जिसमें प्लास्टिक और ऐसी चीजें, लकड़ी वगैरह होती हैं जो आसानी से जल सकती हैं। घर में सिलेंडर से लेकर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे क्या होता है, आग तेजी से फैलता है। यहाँ पिछले कई दशकों से आग लगने की घटनाओं के कारणों का सही से समाधान नहीं किया गया है, जिसके कारण हर साल यहाँ पर क्या होती है, घटना होती है। अब देखिए, मैं कुछ आपको थोड़ा सा इसका जो आग लगने की घटनाएं हैं उनका इतिहास बताता हूँ, इससे आप समझ पाएंगे। और यहाँ पर मैं कुछ ही जो है कि ईयर्स के नाम लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी फिर लिस्ट हो जाएगी। लेकिन यह वह समय है जब आग ने क्या किया, पूरे विश्व का ध्यान खींचा। अदरवाइज हर साल यहाँ पर सैकड़ों, जी हाँ आपने सही सुना, सैकड़ों बार यहाँ पर आग लगने की घटनाएं होती हैं। आधुनिक समय में कैलिफोर्निया में जो सबसे बड़ी आग लगी थी वो 1932 में थी, और यह 1932 में जो थी वह थी ओजई घाटी। यहाँ पे जोजई लिख गया है, गलत है। ओजई घाटी में क्या हुआ था, ये घाट लगा था, और यह जो जो आग लगी थी इसको माटी जिला आग के रूप में जानते हैं। और इससे लगभग 2,20,000 एकड़ का इलाका क्या हो गया था, जलकर नष्ट हो गया था। 2,20,000 एकड़ का इलाका नष्ट हो गया था। फिर उसके बाद 1933 में भी यहाँ पर अक्टूबर में ग्रिफिथ पार्क है यहाँ पर, वहाँ पर आग लगी थी, और वहाँ पे बुझाने वाले ही 29 लोगों की जान चली गई थी। 1953 में मेंडोसिनो नेशनल पार्क में भी यहाँ पर आग लगी थी। 1966 में फिर ऐसी आग लगी। 1970 में इसी प्रकार की आग लगी थी। और 1970 में जब आग लगी थी वो पहला समय है जब सेना के जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग करना पड़ा था, अर्थात आग इतनी फैल गई थी। अब तो वहाँ पर जो है कि सैकड़ों हेलीकॉप्टर और सेना के जवान भी लगे हैं, लेकिन आग कंट्रोल में नहीं होती है। पुनः 1977 में यहाँ आग लगी, और यह जो आग थी इतनी भीषण थी, इसको बुझाने में 3 हफ्ते का समय लग गया। 1987 में स्टेनिसलॉस नेशनल फॉरेस्ट में आग लगी, जिसने लगभग 1.5 लाख एकड़ एरिया को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ठीक इसी तरह से 96 में, 2003 में और 2013 में भी ऐसी भीषण आग लगी, जिसकी वजह से कई लाख एकड़ एरिया जलकर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी जो आग लगी, जो घटना थी, वह 2018 में थी, और वह थी मेंडोसिनो कॉम्प्लेक्स फायर के नाम से इसको जाना जाता है। यह जो आग थी, यह आग जो है कि अभी तक अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ी आग मानी जाती है, और इस आग ने जो है कि कई जो है कि क्षेत्रों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसे विकसित देशों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई, कई हजार घर जलकर बर्बाद हो गए, और कई अरबों रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हुई। चूंकि मैंने बताया यहाँ पर सेलिब्रिटी रहते हैं, तो उनके फार्म हाउस से लेकर सब कुछ जलकर खाक हो गया। अभी तक भी वो पूरा एरिया उस तरह से नहीं बन पाया है।
वहीं फिर से क्या हो चुकी है, यहाँ पर आग लग चुकी है। इस समय अगर आप देखें तो जो आग लगी है फिर से यहाँ पर 4 लाख एकड़ से अधिक जंगली क्षेत्र समाप्त हो चुका है। वर्ष 2000 से लेकर अब तक 10 बड़ी आग की घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं, अर्थात बड़ी घटनाएं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है कि जनधन की हानि होती है। अदरवाइज आग लगने की घटनाएं हर साल यहाँ पर होती हैं। वर्ष 1970 के बाद अमेरिका में जो वाइल्ड फायर है अर्थात वनों में लगने की आग की घटना है, इसमें 400% की वृद्धि हुई है। ध्यान दीजिएगा, 400% की वृद्धि हुई है। वहाँ की आग से न सिर्फ व्यापक जनधन की हानि होती है, बल्कि बड़ी मात्रा में जब ये फॉरेस्ट जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, वायुमंडल में जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जब वायुमंडल में जाएंगी तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्रिएट होगी। पहले से ही हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, और जब वनों में आग लगती है तो ये क्या कर देते हैं, और जटिल बना देते हैं। जब वनों में आग लग जाती है तो क्या होता है, वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। तो ये अवशोषण भी, पहले कल्पना कीजिए कि पहले आपके घर पर 10 पेड़ थे, वह वहाँ पर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था उसको अवशोषित कर लेते थे। अब आपने क्या किया, वनों को जला दिया, जो 10 पेड़ थे, तो उनसे तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला ही निकला। और जो अब आप के चारों तरफ डेली निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसका भी अवशोषण नहीं हो पाएगा, वो भी क्या होगा, वायुमंडल में जाएगा। साथ ही साथ पेड़ क्या करते थे, ऑक्सीजन सप्लाई करते थे, ऑक्सीजन का रेशियो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैव विविधता को तो अपूर्णीय क्षति होती ही है, और जंगलों पर निर्भर जो उद्योग हैं वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होने। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वह होता है आदिवासी और जनजाति समुदाय को, जिसको लेकर हमारी दुनिया बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। यह वह समुदाय है जो जंगलों पर अपना जीवन यापन करना चाहता है, लेकिन हम टूरिज्म के नाम पर जो है कि क्या करते हैं, उनके घरों में आग लगा देते हैं। इसके साथ ही साथ जो जब आग लगती है तो क्या होता है, मिट्टी भी, जो मिट्टी की जो परत है, जो ऊपर वाली परत है, जो लेयर है, उसमें जो है कि डिकम्पोजर्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, वह मर जाते हैं। पोषक तत्व मिट्टी के खत्म हो जाते हैं, और मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसकी भौतिक और रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी उत्पादकता में कमी आती है। और उत्पादकता में आने वाली कमी के कारण क्या होता है, यह जो पूरा क्षेत्र है कम उत्पादक हो जाता है, और यहाँ का इकोसिस्टम क्या होता है, डैमेज होता है। इसको रोकने वाला जब भी आग लगती है तो रोकने के लिए जो हम खर्च करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, और संसाधनों की कहीं ना कहीं बर्बादी होती है। इसलिए हमें आग जो लगने की घटना है इनको रोकना होगा। जब भी आग लगती है तो इससे वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, और वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां भी बढ़ती हैं। और जब आग लगती है तो इसकी जो धुआं है वो उसी क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता, बल्कि धुआं कई जगहों को प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर वर्तमान समय में आग लगने की जो घटना है किसी एक देश तक सीमित नहीं है, और पिछले साल अगर हम देखें तो अमेजन में, ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की आग लगे थे। इसलिए हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि आग लगने की जो घटना है खासकर जंगली क्षेत्र में ये काफ़ी दुखद है, त्रासद है। इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर हमें स्वीकृति बनानी होगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जितने भी आप मानवीय कारण देखते हैं वो सभी मानवीय कारण यहाँ की आग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ की जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं, खासकर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ की जो जलवायु है परिवर्तित हो रही है, और इसके वजह से आग लगने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। यदि समय रहते ना रोका गया तो आने वाले समय में पूरा क्षेत्र जलकर समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ही एरिया में ग्रीनरी है, फॉरेस्ट वाले एरिया हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ रहा है। आई होप आप पूरी टॉपिक को समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।